ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको हम ईरान लिए चलते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि इस आग में तेल कोई और डाल रहा है। तो बहरहाल इसराइल ने जिस तरह के हमले किए, जिस तरह ईरान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उन कोशिशों का जवाब ईरान ने देना शुरू कर दिया है और ईरान ने अब तक 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर बरसाए हैं, जिसके नतीजे में जो इतलात इसराइल से आ रही हैं उसमें बताया गया है कि 4 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 40 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं और कई मुकामात पर इसराइल को नुकसान भी पहुंचा है। इस सिलसिले में इसराइल का कहना है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम अब ईरान को नहीं बख्शेंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे, ईरान के वजूद को मिटा कर रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने यही कहा है कि हम इसराइल के वजूद को मिटा कर रहेंगे और फिल वक्त ऐसा लगता है कि ये लड़ाई ईरान के लिए बका की जंग बन गई है। लेकिन ईरान को आलमी सतह पर वेनेजुएला जैसे ममालिक की तायद और हिमायत हासिल हो रही है और वेनेजुएला के सदर ने तो कहा है कि ये इसराइल की नियो नाजिज्म है और इससे सारे दुनिया में अमन को नुकसान पहुंच रहा है और इसराइल जो है अमन को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क की हैसियत से उभर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल ने कि पहले किस तरह गजा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को उजरन करके रख दिया है और उसके बाद आपने देखा कि कैसा उनका कत्लेआम किया, कैसे उनकी नस्ली तत्हीर की, किस तरह उनके बस्तियों को तबाह व बर्बाद कर दिया, अस्पतालों, स्कूल्स, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को ज़मींदोज़ कर दिया है। और खुद अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार कहते हैं कि इसराइल ने गजा को अमेरिका की मदद से कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। तो बहरहाल ईरान की खबर हम आपको बता रहे थे। जैसे ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, इसराइल ने भी दोबारा हमला किया और इस्फहान जैसे शहर को निशाना बनाया है। वैसे भी इसराइल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जुमे की सुबह जो हमले उसने किए और जिस तरह उसने ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, अहम यानी मुकामात को, फौजी मुकामात को निशाना बनाया, तो और जिस तरह अंदाज में उन्हें फौजी सरबराह को, और आप देखेंगे कि पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं उनको और ख़तमुल अंबिया ब्रिगेड के जो सरबराह हैं उनको और 6 जौहरी साइंसदानों को कत्ल किया है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल ने किस तरह मनसूबाबंदी की है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ रही है, खुफिया रिपोर्ट जो आ रही हैं, उसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि इसराइल ने पहले तो अपने कमांडोज़ को, और ये सबसे बड़ा काम मुसाद का है, मुसाद ने पहले अपने कमांडोज़ को और फिर अपनी गाड़ियों को ईरान में स्मगल किया। और ईरान में स्मगल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मोसाद के एजेंट्स बड़े पैमाने पर और इसराइल के जो हामी हैं बड़े पैमाने पर ईरान में पाए जाते हैं। और उसकी सबसे बदतरीन मिसाल आप देखेंगे कि इस्माइल हनिया का कत्ल था। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि ईरान के अहम ठिकानों पर जिस तरह हमले किए गए, जिस तरह निशाना बनाया गया, ईरान की फौजी क़यादत को शहीद किया गया और ईरान के जो जौहरी साइंसदानों को शहीद किया गया, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इसराइली कमांडोज़ की कार्रवाई थी और उन्होंने ईरान में रहते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी है। लेकिन अब तक उन इसराइली कमांडोज़ का पता नहीं चला है। लेकिन ईरानी हुकूमत का, ईरानी इंटेलिजेंस का ये काम है कि वो फौरी तौर पर यानी अपना जाल फैलाए और मोसाद के एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करे, क्योंकि अब ईरानी अवाम यही नारे लगा रही है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे भी इसराइल और गजा में अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और ये इलाके उन नारों से गूंज रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ट्रंप क्या इक़दाम करते हैं। वैसे भी अमेरिका का एक बयान मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान अमेरिकी शहरियों और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाता है तो उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का ये बयान मंजर-ए-आम पर आया है। लेकिन ईरान, जिस तरह इसराइल कहता है कि ये प्रोटेक्शन हमारा हक़ है, सेल्फ डिफेंस हमारा हक़ है, और अमेरिका भी यही कहता है कि इसराइल को उसके तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है, तो फिर क्या ईरान को उसके तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल नहीं है? ईरान ने क्या पहला हमला किया या फिर इसराइल ने पहले हमला किया? ये भी सारी आलमी बिरादरी को सोचने की ज़रूरत है। वैसे भी जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा का सवाल है, आप देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा मफलूज होकर रह गया है, पैरालाइज्ड होकर रह गया है और वो किसी काम का नहीं है। उसे तो फौरी मैं समझता हूँ कि तहलील कर देना चाहिए। बिल्कुल सही सर, जिस तरह आपने बोला कि ईरान और इजराइल में जंग छिड़ गई है, तो सबसे पहले तो यही कि पूरी दुनिया को इसी बात का डर था और ये डर जो है कल
कहीं ना कहीं वो साबित भी हो गया कि मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण दौर में हो गए हैं। इसराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है और अब दुनिया भर की नज़रें इसी क्षेत्र की तरफ हैं। आपने इस बीच वेनेजुएला के जो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, उनका भी जिक्र किया, तो उनका एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू हिटलर ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के वो हिटलर हैं। और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आप ये देखिए कि हर एक बड़ा लीडर जो इंसानियत परस्त है वो उस चीज़ को यही कह रहा है कि जो इजरायली पीएम हैं वो बहुत ही उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। वहीं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इजरायली हमले से उनके प्रशासन को ईरान के साथ परमाणु समझौता करने में मदद मिल सकती है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का दावा भी किया है कि उन्होंने इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है, इसकी जानकारी थी। ट्रंप ने वाशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे पहले से पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे तारीख पता थी क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। एक बात फिर साबित हो गई कि वो सब कुछ जानते हैं। जिस तरह से वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं तो शायद नुकसानात उनको भी झेलने पड़ सकते हैं। और जो इंटरनेशनल जो क्या बोलते जो पंडित्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की खबर रखते हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिकी ख़जाना जो है वो खाली हो रहा है थोड़ा, उसको भरने के लिए भी शायद इस तरह की जंगें करवाई जा रही, उकसाया जा रहा है लोगों को, दो देशों को, कि आप लोग जो है इसके बाद कुछ ऐसा कदम हो जाए जिससे हमारे जो क्या बोलते हैं वो हैं वो सारे बेचे जा सकें, जो हम जितने में मिलिट्री के सामान हैं वो सब हम बेचें तो उससे हमारा फ़ायदा हो। लेकिन जिस तरह से हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि मुझे तारीख पता थी क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने कई मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मतलब जो इजराइल के साथ आगे हमले की बातचीत में परमाणु समझौते का जो वो किया गया था उस पर भी बयान दिया, लेकिन अभी तक उन चीज़ों को खुल के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी जो जंग चल रही है, अभी जिस तरह से हमने देखा कि यूएन ने भी ये कहा है कि जंग रुकनी चाहिए, बहुत जंग होंगे, लेकिन यही यूएन है जो है इजराइल के पीएम पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। जिस तरह से अभी हम जो है क्या बोलते हैं फ़िलिस्तीन गाज़ा में जो चीज़ें चल रही हैं, यमन में जो है क्या बोलते हैं इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप अब ये क्यों कह रहे हैं कि जंगें रुकनी चाहिए, अब शांति होनी चाहिए, अब जो है मतलब आप क्यों बोल रहे हैं? आपको इससे पहले भी बोलना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ से भी कार्रवाई की जा रही है और नुकसानात भी हो रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को कोई अहमियत भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे उसकी आवाज़ अब कौन सुन रहा है। वैसे भी जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला जैसे मुल्क के सदर ने इसराइल पर तनकीद की, और जैसा कि अशरी हसन ने भी आपको खबर सुनाई कि उन्होंने कहा कि नेतन्याहू 21वीं सदी के हिटलर है। मैं समझता हूँ कि हिटलर से भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसे ख़ास तौर पर जो यहूदी तंजीमें थी उन्होंने बदनाम किया, और उसका नाम इस कदर लोग बुरा समझते हैं, हालांकि वो बुरा नहीं था। तो बहरहाल अमरीकी शहरियों और अमरीकी अड्डों के बारे में जैसा कि मैंने आपको खबर सुनाई है कि अगर इसराइल के साथ जंग के दौरान ईरान जो है अमरीकी अड्डों या अमरीकी शहरों पर हमला करता है तो अमेरिका ने कहा है कि उसे संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह वेनेजुएला के सदर ने कहा है कि नियो नाजी ज़ियोनिज़्म है इसराइल के जो इक़दाम हैं। तो बहरहाल इसराइल को पूरी तायद व हिमायत अमेरिका की हासिल है, लेकिन अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या कर रहा है। क्या वो हथियारों की जो मार्केट है उसमें अपना मुकाम सरफहरिस्त बनाना चाहता है? लेकिन याद रखिए कि आज हालात बदल गए हैं, अमेरिका को ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन और रूस जो है वो क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ईरान ने हमेशा चीन और रूस से ताउन किया है, उनके साथ इश्तराक किया है। ऐसे में रूस और चीन इन्हें तनहा छोड़ते हैं ईरान को, तो ये ईरान को भी सोच लेना चाहिए कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, क्योंकि आजकल दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे में ईरान को ये सोचने की ज़रूरत है, और ईरान को इस बात के लिए भी गौर
करना होगा कि आखिर वो कौन सी खामियां हैं जिसके नतीजे में मोसाद के जो एजेंट्स ईरान में फैल गए हैं, तेहरान में फैल गए हैं, और वो कभी इस्माइल हानिया को शहीद कर देते हैं, तो कभी आप देखेंगे कि फ़ौजी सरबराह को शहादत की मौत सुला देते हैं, इसी तरह ख़तमुल अंबिया ब्रिगेड के सरबराह को कत्ल कर देते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो वो ईरानी सिक्योरिटी हिफाजदारान इनकलाब है उसके सरबराह को शहीद कर दिया जाता है। तो आखिर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? वो जो मोसाद के एजेंट्स है, मोसाद के लिए काम करने वाले दलाल हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आज ईरान में तो तबाही बर्बादी हुई है, इसराइल से डायरेक्ट हमलों से नहीं हुई है, बल्कि अंदरूनी ईरान जो मोसाद के एजेंट्स नहीं बल्कि कमांडोज को तैनात किया गया था, उन्होंने ये तबाही लाई है और उन्होंने अहम किरदार अदा किया है इसराइल के फ़िज़ाई हमलों के कामयाबी में। तो ये इस पर ईरान को गौर करना चाहिए, ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, ईरान की हुकूमत को गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर तेहरान में किस तरह ये लोग घुस आए हैं, मोसाद के एजेंट्स और कमांडोज घुस आए हैं, उन्हें कौन लाया है, वो किस भेस में आए हैं, क्या वो किसी दानिश्वर के भेस में आए हैं या फिर वो किसी साइंटिस्ट के भेस में आए हैं या फिर किसी मजहबी स्कॉलर के भेस में आए हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि मिल्लत इस्लामिया को अगर किसी नुकसान पहुंचाए तो उसके अपने गद्दारों से पहुंचाए, अपने बागियों से पहुंचाए, और इन लोगों ने हमेशा आप देखेंगे कि किस तरह के यानी मुनाफिकत की है इन मुनाफिकीन ने। बिल्कुल सही सर, जिस तरह आपने बोला कि सबसे पहले इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये हमले तो वहाँ बाद में हो रहे हैं, पहले इंटरनल चीज़ें चल रही हैं। इंटरनल आपके पास इतने सारे खुफिया हैं, आपकी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं? बिल्कुल सही सवाल है कि आपकी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, वो किस होटल में किस कमरे में रुकता है और वहीं पे सीधे आकर के हमला होता है, तो इसका मतलब आपके अपने लोग भी वहाँ जो है उससे जुड़े हुए हैं। और अभी जिस तरह से जो हमले हो रहे हैं उसमें भी यही देखा गया। और इसी बीच जिस तरह आप सर कह रहे थे कि दोस्त जो हैं वो कब दुश्मन में बदल जाए कुछ पता नहीं है, तो इसी बीच इजराइल और ईरान के हमलों के दरमियान तुर्की ने अपना रुख साफ कर दिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई बातचीत की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इस बैठक में कहा है कि यही इकलौता रास्ता है जिससे इस टकराव को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जंग का कोई विकल्प नहीं, सिर्फ कूटनीति ही रास्ता है। मतलब उन्होंने भी ये कह दिया है कि आप जंग रोक दीजिए, आप बातचीत के जरिए आगे बढ़िए। जो ट्रंप से मीटिंग होने वाली थी, इसी भी ट्रंप से जब पूछा गया था कि क्या इजराइल की बमबारी से ने समझौते को खतरे में डाल दिया है, इस पर ट्रंप ने कहा था मुझे ऐसा नहीं लगता है, शायद इसके विपरीत, शायद अब वो जो है गंभीरता से बातचीत करेंगे। मैं उन्हें 60 दिनों में डील करने के लिए राज़ी नहीं कर सकता हूँ। वो डील के करीब थे, उन्हें ये पता उन्हें ये पता करना चाहिए था, शायद अब ये हो जाएगी। जो डील होनी थी, जिस पे बातचीत होनी थी, जिस पे हम लोग कल भी डिस्कशन कर रहे थे, उसको लेकर के भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि अब वो डील या वो बातचीत किस तरह से आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी तो वो अपने आप में उलझे हुए हैं। अभी जिस तरह से उनके कुछ लोग जो सेना के जो अध्यक्ष थे, उन लोगों को जिस तरह से शहीद किया गया कल, आज एक नए सेना के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ऑफिशियल अनाउंस हो गया है। जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है। लेकिन अब वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कार्रवाई होगी, और जिस तरह से जंग चल रही है, इसमें तेल अवीव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई काफ़ी भयावह अच्छा खासा नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है वहाँ पे। लेकिन उन चीज़ों के अलावा भी वहाँ पे और भी नुकसानात हो रहे हैं जिनके बारे में अभी हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंटरनल खबरें दे रहे हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा अंदर तक की खबरें अभी बाहर नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान इसराइल के तनाज़े का सवाल है, ऐसा लगता है कि सारे मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को ये अपनी लपेट में ले लेगा। और आप देखेंगे कि तेल की कीमत में तकरीबन 7.5% इजाफा हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा। तो ये जो मार पड़ने वाली है आलमी मईशत पर पड़ने वाली है, आलमी मईशत इन्हितात का या रिसेशन का शिकार भी हो सकती है। वैसे भी अमरीकी मईशत के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तबाही के दहाने पर है, यानी तबाही की तरफ गामजन है। ऐसे में आपने देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक का दौरा किया, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात का और क़तर का, और वहाँ से तकरीबन उन्होंने 4 या 5 खरब के डॉलर के दरमियान जो है वो सरमायाकारी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका को उससे पहले ही जैसे ही
जो अमेरिका ने जिस तरह के टैरिफ्स की बात की, जिस तरह के इक़दाम किए और जिस तरह की बकवास शुरू कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद अमेरिका को 6.8 खरब डॉलर का नुकसान हुआ, वो भी बहुत इबरत की बात है। तो बहरहाल आपके जो बयानात आ रहे हैं, ट्रंप के जो बयानात आए हैं, टैरिफ से लेकर, चीन से माहिदे से लेकर, हिंदुस्तान के खिलाफ जो बयानात हो वो दे रहे हैं, अपने दोस्तों को दुश्मनों में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा के बारे में उन्होंने कहा था कि हम कनाडा को अमेरिका की 52वीं रियासत बना लेंगे। तो आप कौन हैं जो 52वीं रियासत बनाएंगे? आप क्यों इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा कर रहे हैं? आपको अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने मुल्क के अवाम के बारे में सोचना चाहिए और अमेरिका पर जो कर्ज का बोझ है उसकी अदायगी के बारे में सोचना चाहिए। आप हर मुल्क में आप वो कर रहे हैं, यानी मुदाखलत कर रहे हैं। ये मुदाखलत ठीक नहीं है। अब आप देखें, हांडी में अपनी मुंडी जिस तरह कहा जाता है, उस तरह नहीं करना चाहिए। और ट्रंप जब से आए हैं वो पता नहीं है अजीब व गरीब हरकतें करने लगे, अजीब व गरीब बयान देने लगे हैं, हिंदुस्तान के तो वो दुश्मन बन गए हैं। आप अंदाजा कीजिए कि टिम कुक जो हैं, एप्पल के CEO हैं, उनको वो धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने हिंदुस्तान में एप्पल के जो असेंबलिंग यानी मराकज़ कायम किए हैं, अगर वो कायम करते रहेंगे तो फिर तुम्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तकरीबन 30 या 40% जो टैरिफ्स है वो तुम पर आयद किया जाएगा, एप्पल के प्रोडक्ट्स पर आयद किया जाएगा और वहाँ से आप हटा लीजिए। यानी रिसोर्स यानी जो मौजूद हैं, यानी आउटसोर्सिंग जो की जा रही है हिंदुस्तान से, वो भी बंद कर दिया जाए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान से इस कदर आपको दुश्मनी क्यों है, जबकि नरेंद्र मोदी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड आप दोनों एक दूसरे को कहते हैं। और शर्म की बात यह है हमारी हुकूमत के लिए अशर यासिर कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड ने कह दिया कि ये फ्रेंड नहीं है, हम तो तिजारती धमकी देकर हमने इनसे जंगबंदी करवाई है। और अगर वो फ्रेंड होते तो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का किरदार नज़र आ रहा है। हमने 7 डेलीगेशंस तकरीबन 33 ममालिक को रवाना किए हैं, उन्हें बताया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तान की जो क़यादत है बहुत अच्छी है, वहाँ के अवाम बहुत अच्छे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ आपको लाकर उन्होंने ठहरा दिया है, तो कैसे आपके दोस्त हुए? ये सोचना चाहिए, बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं उन्हें सोचना चाहिए। और बीजेपी कायदीन जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ अजीब व गरीब और तौहीन आमेज बयान जारी कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर मोदी जी की इस कमजोरी की वजह क्या है। ये अगर आप सोचेंगे तो पता चलेगा। तो बहरहाल हम ये इसराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि कल 7वें दौर की बातचीत होने वाली है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ईरान को जिस तरह नुकसान पहुंचाया है इसराइल ने अमेरिका की ताईद व हिमायत से, तो फिर अमेरिका का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है और ईरानी अच्छी तरह समझ गए हैं कि अमेरिका उनका दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि अमेरिका दुश्मन है। और अमेरिका बातचीत के बहाने उनके पीठ में ही नहीं बल्कि उनके सारे जिस्म में खंजर घोंप रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि ईरान हो सकता है कि एटम बम अब बनाएगा। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ने इजराइल के हाइफा इलाके पर भी अटैक किया, ईरान ने हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसाई, ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर 7 राउंड की मिसाइलें दागी हैं। इसी के साथ अगले कुछ घंटों तक ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागी जाने वाली हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और संभावना भी जो बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि जिस तरह से आपने मतलब अभी तक खामोश बैठे हुए थे और अचानक आपने ईरान पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद ईरान के काफ़ी सारे बड़े जो वो थे आर्म फोर्सेस वाले, उनकी डेथ हो गई, कई साइंटिस्ट जो है वो शहीद हो गए। तो इससे अगला मुल्क जो है वो शांत नहीं बैठेगा। अभी जो शांति की बात की जा रही है, क्या ये पहले नहीं की जा सकती थी? जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया था, एक दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वहाँ पे अटैक हो सकता है, क्या उस दौरान ये नहीं कहा जा सकता था कि रहने दीजिए, इस तरह की हरकतें मत कीजिए आप? लेकिन उस वक्त नहीं कहा गया। बट जब यहाँ से अटैक किया गया उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो है शांति होनी चाहिए, हर जगह शांति होनी चाहिए। जो शांति का संदेश देने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या गाज़ा में जा करके देखा, या गाज़ा के बारे में उन्होंने शांति के उस पर किया है? आप प्रेशराइज कीजिए ना। अमेरिका तो यह हाल है हमारे यासिर, सॉरी आपको बताता हूँ, अमेरिका का यह हाल है कि जो भी करारदाद जंगबंदी के लिए पेश की जाती है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में, अमेरिका उसको वीटो कर देता है। और हद तो यह है कि अमेरिका उन चैरिटी इदारों पर, उन चैरिटी इंस्टीट्यूट्स पर पाबंदी आयद कर देता है जो गज़ा में भूख से तड़पते बिलखते जो बच्चे हैं उनके लिए इमदादी अशिया रवाना कर रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये जानिबदारी नहीं तो क्या है? ये तासुब नहीं तो क्या है? ये मुस्लिम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी नहीं तो और क्या है?
देखिए 6.1 खरब डॉलर का नुकसान जो हुआ है यूएस को, अभी आपने ही जिक्र किया इस चीज़ का, तो अभी तक ये भी खबरें आ रही हैं ना कि भाई अपनी आर्म चीज़ों को बेचने के लिए उसने जो है इजराइल को सपोर्ट किया है कि इजराइल उससे चीज़ें खरीदेगा तो उसकी भरपाई होगी। जी जी, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर चीज़ में टैरिफ लगाया जा रहा है, टिम कुक को रोका जा रहा है, हर जगह टैरिफ लगाया जा रहा है, उससे अपने ख़जाने को भरने के लिए काम किया जा रहा है। ख़जाने को भरने के लिए आप दो जो है उसमें जंग करवा देंगे और उसके बाद आप एक का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये कह भी रहे हैं, अभी हमने जिस तरह आपको बताया कि उन्होंने कहा मैं सब कुछ जानता था, मुझे तारीख तक पता थी, तो आपने पहले जो है इसके बारे में क्यों नहीं बोला? आपने बस यही बोला था कि जंग हो सकती है, आपने अपने लोगों को साइड करने की बात कर दी थी, लेकिन आपने दिन और तारीख नहीं बताई थी। तो आप फुली सपोर्ट करें, लेकिन जब ईरान ने आपके बारे में बात बोली है, फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जो डील होनी थी वो हो जाएगी, जिसकी कल उसकी बातचीत होनी थी? कैसे हो जाएगी? आप एक तरफ जो है उसके खंजरी भोग रहे हैं, पीछे से नहीं सामने से भोग रहे हैं। अब तो आपने जब एक बार ये इसरार कर ही दिया कि हमें सब पता था, डेट भी पता थी, सब कुछ पता था, तो आपको ईरान को बताना चाहिए था, क्योंकि आप उसके साथ एक डील करने वाले हैं जिसकी जो है बातचीत कल होनी थी संडे को। लेकिन आप वहाँ नहीं रुके, आपको अपना ख़जाना भरना है, आपको अपने ख़जाना भरने के लिए लोगों को जो है आम चीज़ें बेचनी है, और उससे जो है किसका क्या नुकसान हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका ख़जाना भरना चाहिए। और आपकी जो है, आपको जिस तरह बताया जाता है कि जो है सबके बाप जो है मतलब एक वो दिया जाता है कि सबसे ताकतवर मुल्क है, तो ताकतवर मुल्क अगर है आपका, तो आपके ऊपर 6.8 खरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है, चंद दिन में नुकसान हुआ है, चंद दिन में, और आप उसकी भरपाई करने के लिए इस तरह की अगर हरकतें करते तो मुझे नहीं लगता क्या वर्ल्ड जो है पावर है आपके वैसे पास। भी आप देखेंगे जहाँ तक कैरेक्टर का सवाल है, कैरेक्टर जो लीडरशिप होती है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि एलोन मस्क ने किस तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। हालांकि इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, इस तरह के जो किरदार वाले लोग होते हैं, हमारे माशरे में तो उन्हें इंतहाई कमज़र्फ समझा जाता है, उन्हें करीब आने भी नहीं दिया जाता। पता नहीं पर क्या है अमेरिका में क्या हो रहा है। तो बहरहाल हम यही दुआ कर सकते हैं कि अमेरिकी आवाम को अच्छी क़यादत मिले और वो लोगों को डराए धमकाए नहीं, दुनिया को डराए धमकाए नहीं, बल्कि वो मोहब्बत के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ, अपनी काबिलियत के साथ उसका यानी लोगों के मुल्कों से दोस्ती करे। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में जैसा कि हमने आपको बताया है कि ईरान के हालात क्या हैं, इसराइल क्या कर रहा है और ईरान किस तरह जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका किस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस ख़बर का ताल्लुक़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान से है। आपने देखा कि किस तरह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक तैयारा उड़ान भरता है लंदन के लिए एयर इंडिया का, और फिर 5 मिनट के अंदर ही वो शोलापोश होकर नीचे गिर जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है। नतीजे में 242 जो लोग उस पर सवार थे, यानी 230 मुसाफिरीन, अरकान अमला 10, 2 पायलट्स, उस 242 में से 241 लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं और एक खुशकिस्मती से या करिश्माती तौर पर महफूज रहता है। लेकिन बीजे मेडिकल हॉस्पिटल पर जब ये तैयारा गिरता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी बेशुमार हलाकतें होती है, 50 या 70 के करीब ज़ख्मी होते हैं। तो बहरहाल अब हुकूमत हिंद ने हाई लेवल पैनल कायम कर दिया है ताकि एयर इंडिया के जो तैयारे का तसादुम यानी हादसा पेश आया है उसकी वजूहात का पता चलाया जा सके। वैसे भी आप देखेंगे यासर के इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो कुछ दिन तक शोक मनाया जाता है, गम मनाया जाता है और बड़ी हमदर्दी की बातें की जाती है, और सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला और वज़ीर शहरी हवाबाजी और तमाम के तमाम वो यानी ताज़ियती क़यामत जारी करते हैं और फिर खामोशी छा जाती है और फिर इस तरह के पैनल्स की जो रिपोर्ट्स है वो कूड़ेदान की नज़र कर दी जाती है या सर्द खाने में फेंक दी जाती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज जो मीटिंग हो रही है एविएशन मिनिस्टर जो हैं सीके नायडू उनकी अध्यक्षता में, तो ये खबर सामने आई है कि रिपोर्ट 3 महीने में पेश की जानी है। जी जी, जो भी वहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो रिपोर्ट तैयार होगी वो 3 महीने में पेश की जाएगी। मतलब आप ये देखिए कि 3 महीने में क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। अभी 3 महीने बहुत कुछ बदल जाता है। अभी हमने देखा कि जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई। अब फिर 3 महीने का टाइम दिया गया, 3 महीने में जो है इसमें एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं जिस तरह से आपने बात की कि एक तैयारा उड़ा और वो जा कर के बीजे जो है क्या बोलते कॉलेज की कैंटीन पे गिर गया, हॉस्टल कैंटीन पे, और उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, मर गए। अब डॉक्टरों का भी ये कहना है
कि जिन डॉक्टरों की डेथ हुई है, जो जख्मी हुए हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी उनकी जो डेथ है या वो जो इंजर्ड हुए हैं वो भी उसी में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसी हेलीकॉप्टर से ही सॉरी जो जहाज था, उसी जहाज की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। और वहाँ पे एक लड़का था जो अपनी दुकान पे सो रहा था साइड में, तो वो ब्लास्ट हो वो जब गिरा है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी भी मौत हो गई। हालांकि उसकी माँ जो थी वो दौड़ी बचाने, लेकिन जब तक वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आपको लिए चलते हैं कि रियासत तेलंगाना में जुलाई में मुकामी इदारों के इंतखाबात होंगे, और इस सिलसिले में एक नहीं बल्कि दो वज़रा ने ये बात कही है। अब देखना यह है कि क्या मुसलमान इन मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस की तायद करेंगे, क्योंकि मुसलमान इस बात को लेकर काफ़ी बरहम है कि एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया रियासती कायबाना में। हालांकि एक MLC आमिर अली खान साहब की शक्ल में मौजूद है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें लिए हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है आलमी सतह पर, और किस तरह साजिशें रची जा रही है आलमी इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़, और अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, किस तरह वो गैर मफलूज होकर रह गया है, और रियासत तेलंगाना में अपोजिशन ख़ासतौर पर BRS किस तरह के तैयारियाँ कर रही है, और BJP में क्या कुछ चल रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अब हम अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।